क्वेश्चन 2025 में जो पूछा गया था, 2025 में ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब टफ पेपर था। लेकिन स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स रिफ्लेक्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नीट के PYQs करने वाले हैं 2014 से लेकर 2025 तक के चैप्टर वाइज। पहला जो चैप्टर मैं रख रहा हूँ आज का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, आशा करूँगा कि अगर आप ये PYQ करने आए हुए हैं तो आप ये चैप्टर कंप्लीट करके आए हुए हैं। अगर नहीं किए हैं तो पहले आप चैप्टर कंप्लीट करिए, फिर इस PYQ को लगाइए, तब आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। ठीक है, और वैसे मैंने सभी क्वेश्चंस का क्या किया है, टॉपिक वाइज मतलब कॉन्सेप्ट बताते रहा हूँ मैं इसमें, जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया और क्वेश्चंस भी मैंने कराया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करने की कोशिश किया मैंने। 25 ही क्वेश्चंस हैं इसमें 2014 से लेकर 25 में। ठीक है, और 2025 वाला जो एक क्वेश्चन आया हुआ उसको भी मैंने इस PDF में डाल दिया जो रिसेंटली आया हुआ था। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्या करते हैं, हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो देखिए 2025 का ही पहला क्वेश्चन आया है जो, इसको हम थोड़ा लास्ट में करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 2024 से लेकर 2014 तक के क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं लास्ट में आप सभी को कराऊंगा। ठीक है, आइए तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या मतलब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, कह रहा है कि एक थिन सीट है। क्या है, एक थिन सीट है। एक सेकेंड बच्चों, कलर चेंज कर लो थोड़ा मार्कर का। ठीक है, क्या है, अ थिन स्पेरिकल सेल, कह रहा है कि अ थिन स्पेरिकल सेल चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड P इन बोल्ट सो इन फिगर। ठीक है, तो कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए पॉइंट C और क्या P के बीच में। कह रहा है कि स्पेयर है, चार्ज्ड स्पेयर है। ठीक है, और C और P के बीच में क्या पूछ रहा है हमसे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो इसको अगर हमको पढ़ना है तो आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा पोटेंशियल वाला, तो उसमें एक टॉपिक आता है आप सभी का, इसमें आता है गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है। गॉस लॉ का जो तीसरा एप्लीकेशन आप सभी को अगर याद हो तो क्या था हमारा तीसरा लॉ, उसमें हमने इनसाइड में पोटेंशियल निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, बाहर साइड निकालते हैं और क्या करते हैं, सरफेस पे क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं इसको थोड़ा मार्क कर दूं अगर आप सभी के लिए, तो मैं इस बाहर वाले पॉइंट को A बोल रहा हूँ और इस अंदर वाले पॉइंट सरफेस वाले पॉइंट को B बोल रहा हूँ और अंदर वाले पॉइंट को C बोल रहा हूँ। तो पॉइंट A पे होता क्या है हमारा, पॉइंट A पे क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, V = KQ/R² होता है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा एक स्पेयर का रेडियस में मान लो कुछ, इस स्पेयर का रेडियस क्या है, R है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉइंट A पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, σ/ε0 ब्रैकेट में R/r का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और सेम वे में पॉइंट P पे क्या होता है, पॉइंट B यानी कि सरफेस पे यहाँ पे सरफेस पे क्या होता है, पोटेंशियल तो वहाँ पे भी बराबर होता है, क्या होता है, KQ/R ही होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है यहाँ पे, σ/ε0। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, और अगर याद हो आप सभी को, पॉइंट C पे क्या हुआ करता है, मतलब इनसाइड मतलब अंदर साइड इस पॉइंट C पे क्या होगा, पोटेंशियल तो वही होगा KQ/R², और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि पोटेंशियल जो है हर जगह पे क्या है हमारा, बराबर है। तो अगर हर जगह पे बराबर है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल C होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल P के बराबर होगा। तो जब हम डेल्टा V निकालेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बराबर है तो दोनों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों का पोटेंशियल V के बराबर मान लूँ तो दोनों का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, D ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है 2 आइडेंटिकल रेगुलर प्लेन सीट A एंड B। आप क्या करिए, पॉज करके भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर देखिए। अगर कह रहा है 2 आइडेंटिकल प्लेन सीट है A और B ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ε0 कूलम/मीटर² आर प्लेस टू ईच अदर सो इन फिगर्स। कह रहा सो इन फिगर, तो कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट P
विल बी, मतलब इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं क्या होता है। अगर आप सभी को याद हो, जब सिंगल क्या होता है, सिंगल प्लेन सीट होता है तो इस पे अगर कुछ क्या होता है प्लस चार्ज है, तो इससे कुछ दूरी x पे अगर हम क्या निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, इस प्लेन सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है हमको कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब दो प्लेन सीट होती हैं, तो दो प्लेन सीट होती हैं और दोनों क्या कहा है, आइडेंटिकल, मतलब दोनों पे चार्ज डेंसिटी या तो प्लस होगा या तो माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो बीच में हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर आप सभी को याद हो तो प्लस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर निकलती हैं। ठीक है, प्लस से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर निकलते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे अगर ध्यान देंगे तो अगर मैं इसको प्लेट ए बोल रहा हूँ, अगर प्लेट बी बोल रहा हूँ, तो ए वाला प्लेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लगाएगा। ए वाला इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश करेगा और बी वाला क्या करेगा, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की कोशिश करेगा। तो जब हम बीच में ई नेट निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी वाले को निगेटिव ले लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। एक पे होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ई नेट बीच में कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 0 निकल के आ जाएगा। तो इसी तरह अगर बाहर हमसे इधर पूछता, मान लीजिए तो बीच में तो 0 आ गया, तो इस आप क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह इस क्वेश्चन का हमको बाहर साइड पूछता, तो बाहर साइड इसमें पूछता, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस से इस वाले पॉइंट पे इधर ही साइड बाहर लगता फोर्स, और ये भी इसी साइड लगता और ई भी इसी साइड लगता। तो दोनों क्या होते हैं आपस में, इस पॉइंट पे ई नेट क्या हो जाता, दोनों जुड़ जाता। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल निकल के आ जाता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता। सेम वे में इस साइड भी अगर पूछता तो वही आ जाता। ठीक है, आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट भी आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार ये आइडेंटिकल की जगह आप एक बार क्या करिएगा, इन चार्जेस को चेंज करके आप निकाल के बताइएगा मुझे बीच में, मतलब कमेंट में आप बताइएगा बीच में कितना आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करने की कोशिश करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट मैच करना है, ये MCQ के क्वेश्चन है। कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, हमको मैच करना है। ठीक है, तो क्या क्या पहला देखिए क्या दिया, कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ थिन सेल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ थिन सेल, तो ये क्या, अगर ये सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड में कितना आया, 0 आया है। ठीक है, तो 0 आया है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में तो पहले का हमको ऑप्शन दिख रहा है कि सीधा सीधा दिख रहा है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द थिन सेल, तो बाहर साइड अगर याद हो आप सभी को तो क्या मैं लिखवाया, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यही लिखवाया हूँ, या फिर दोनों का होल स्क्वायर लिखवाया था। लेकिन यहाँ पे सिग्मा की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, सिग्मा अगर आप सभी को याद हो तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये Q/A से निकलता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर स्पेयर है तो स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है, 4πr स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बाहर साइड क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर रखा जाए और ऊपर नीचे r स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया हमारा, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, तो देखिए किस में दिया है ये Q नॉट, ये देखिए ये हमारा दिया है तीसरे वाले में, दूसरे का क्या हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है बच्चों, सेम वे में क्या हमको निकालना है, कह रहा है कि बाहर सेल के ऊपर, मतलब सरफेस पे पूछ रहा है, पॉइंट बी पे। तो मैं बताया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना बताया हूँ, देखिए आप यहाँ पे सरफेस पे कितना बताया हूँ, ये बताया हूँ मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, दूसरे का क्या हो गया, C का क्या हो गया, तीसरा हो गया, और ये लास्ट वाले का चौथा ऑप्शन हो गया। तो मैच कर लीजिए, पहले का A का चौथा, मतलब इसमें है ये वाला चौथा, और B का तीसरा, और C का दूसरा इसी में है। मतलब हमारा जो क्या हो जाएगा, C ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा।
आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। और ये वायर वाला है, तो वायर के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो लैम्डा अपॉन क्या होता है, उसका लेंथ होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला लगाया हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is placed in a uniform electric field E at t equal to 0 second at t equal to 0 second, then the kinetic energy of the particle after time t। हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए कहाँ पे, पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, किसी टी टाइम के बाद पार्टिकल की एनर्जी बताइए। तो आप सभी जान रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। किसी तरीके से हम क्या करें, एक सेकेंड बच्चों, किसी तरीके से हम क्या करें, अगर ये v निकाल लें, क्या करें, ये v निकाल लें तो हम काइनेटिक एनर्जी क्या निकाल नहीं पाएंगे। तो हमको v निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जान रहे हैं यहाँ पे फोर्स का, आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फार्मूला पढ़े होंगे, F अपॉन Q। जो बच्चे पढ़े हैं वो बच्चे को याद होगा ये फार्मूला। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, QE लिख सकता हूँ। और यहाँ फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ से A क्या निकल के आ गया, QE अपॉन M निकल के आ गया। तो A हमारा QE अपॉन A निकल के आ गया। तो हम जान रहे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो इट v/t लिख दिया। तो अब एक यहाँ से हमको वेलोसिटी निकालना है, तो ये a इंटू टी हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, q अपॉन m, और यहाँ पुट कर दिया, और इनटू में t। ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी आ गई तो हम क्या करेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये पूरा क्यू ई, एक सेकेंड, टी अपॉन एम का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये होल स्क्वायर होगा तो ये एम और ये क्यू स्क्वायर, ये ई स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कट गया, तो हमारा जो आंसर निकल के आया क्यू ई स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये टू इस यहाँ पे एक एम बचा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, अपॉन में 2m हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला आंसर जहाँ पे होगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन में 2m दिख रहा है, तो यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो बी ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नीट 2024 का ही क्वेश्चन ये भी है। कह रहा अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर चार्ज्ड विद द 6 माइक्रोकूलम, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है क्यूब की कितनी होगी। तो हम जान रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए हो, अगर हमसे लीनियर चार्ज थोड़ा सा अगर रिवाइज करा दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है हमारा, लैम्डा होता है। ये क्या होता है, क्यू अपॉन जो लेंथ होता है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है हमारा, इसको सिग्मा कहते हैं, या क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। इसी तरह हमारा एक और होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो एक सेकंड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है हमारा, रो से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है हमारा, क्यू अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, हमसे पूछा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये वाला बात पूछा है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज। और ये चार्ज तो हमको दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया है, 6 माइक्रो कूलाम दिया है। तो माइक्रो को दिया है तो इसको चेंज कर ले, 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। सबको माइक्रो को चेंज करना आता ही होगा। ठीक है, और एरिया हमको किसका एरिया है, एरिया हमको किसका निकालना पड़ेगा, क्यूब है। क्यूब में कितना एरिया होगा, 6 फेस होते हैं, तो पहले एक फेस का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले एक फेस का एरिया निकालने, साइड कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का। तो साइड इंटू साइड से ये क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻2 इंटू 5 × 10⁻2। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 25 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आए। अगर ये एक फेस है तो हमारे
क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस, एक फेस से इतना एरिया आ रहा है, तो 6 फेस से कितना आ जाएगा, 6 फेस से कितना एरिया आ जाएगा, इंटू कर दो 6 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर -2, तो कितना हो गया 150 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, सॉरी ये तो 4 हो जाएगा ना मीटर, ये भी तो माइनस का 4 होगा ना, ये 4 हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया हो गया क्यूब का। अब हमको एरिया भी पता है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा था, क्यू अपॉन ए निकाल लेंगे। तो यहाँ रख दीजिए, ये कितना हो गया 6 इंटू 10 टू दी पावर, चार्ज यही तो था हमारा, और अपॉन एरिया क्या हो गया हमारा 150 इंटू 10 टू दी पावर -4। यहाँ से ये वाला बात पूरा कट गया, तो कितना बचा, ये ऊपर -2 बचा और एक जीरो नीचे है, तो 6 अपॉन 15 इंटू, ये जब एक जीरो ऊपर जाएगा, ये जो नीचे जीरो बचा हुआ है ऊपर जाएगा, तो 10 टू पावर -2 बच रहा था, एक और आ जाएगा तो -3, इसको काटेंगे तो 60 हो जाएगा, 0.4 बार में जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, ये 4 है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा देखते हैं, थ्योरी से ही थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए अगर आप सभी को पता हो क्या कह रहा है कि हमको दिया हुआ है कि ये बात कह रहे हैं कि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 के बराबर होगा, कब, देन क्या होना चाहिए, ये 0 तब हो सकता है या फिर इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो cos 90 हो जाए, डॉट प्रोडक्ट में cos आता है तो cos 90 हो जाए, तब 0 हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, एक चीज़ देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटर द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन लिविंग। ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है कि जितना फील्ड लाइन क्या है हमारा इंटर करें उतना ही एग्जिस्ट कर जाएंगे, तब भी क्या हो जाएगा हमारा ये वाला वैल्यू 0 आ जाएगा फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस भी नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी टू द यूनिफॉर्म, मतलब ये वाला भी बात इस कंडीशन के हिसाब से गलत है। तो जो बात सही बैठ रही है वो वाली बात बैठ रही है कि ये वाली बात बैठ रही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर +5 न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंसेस और टॉर्क 4, टॉर्क कितना है 4 Nm। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का लेंथ दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया। तो कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल पे पूछ रहा है कि चार्ज कितना था, मैग्नीट्यूड क्या था चार्ज का। ठीक है, तो अगर आप सभी को टॉर्क का फॉर्मूला याद हो तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा, या फिर क्या लिखते हो P क्रॉस E लिखते हो, तो क्रॉस की वजह से क्या आता है sin थीटा आता है, तो P sin थीटा हो गया। अब देखिए हमको पहले ये P कैलकुलेट करना, P को हम क्या लिख सकते हैं, याद हो आपको डाइपोल मोमेंट क्या होता है 2QL पढ़े होंगे आप लोग। 2QL होता क्या था, ये दो डाइपोल के बीच का दूरी ही तो होता था 2L, तो ये 2L की वैल्यू ही कितना दिया हुआ हमको 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। मतलब ये पूरी, ये अब कोई यहाँ पे L रख देगा तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा उसके लिए, तो 4 बन जाएगा ये, लेकिन हमको यहाँ पे 2 मतलब लेंथ दिया है ना, ये पूरा लेंथ दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट 2L की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हम 2L की वैल्यू क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे और चार्ज निकाल लेंगे। तो इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं 2L इंटू Q E साइन थीटा। अब देखिए टॉर्क कितना दिया था हमको 4 दिया था, 2L लेंथ मतलब कितना दिया था, ये 2L लेंथ कितना दिया था पूरा 2 इंटू 10 टू द पावर -2, चार्ज कितना
चार्ज कितना दिया हुआ, चार्ज तो निकालना ही था हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2 × 10⁵ और साइन थीटा कितना दिया है, थीटा कितना दिया था हमको, 30 डिग्री दिया था। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमारा 4, ये काट दिया है थोड़ा 4, ये 2 से कट गया, पूरा 4 कट गया इधर, ठीक है। देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से वो 2 बार में पूरा कट जाएगा। तो इधर बचेगा क्या हमारा, Q = ये हो जाएगा, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 10⁻⁻², ये भी जाकर डिवाइड हो जाएगा 10⁵, और ये 1/2 इधर जो बचेगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू सबको याद होगी शायद, 1/2 होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये निकल के आया क्या, 2 × 10⁻³ तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ जब भी मल्टीप्लाई होता है, सॉरी माइक्रो करा, मिली कूलाम, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। बस आपको सॉल्व करना था रख के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन। तो आप सभी को गॉस लॉ अगर याद हो तो गॉस लॉ क्या होता था कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q/ε0 टाइम्स होता है, Q/ε0 टाइम्स होता है। तो ये जो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे फ्लक्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, या तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है या तो इस पे डिपेंड नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये केवल किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे, ठीक है। डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पे, और नहीं डिपेंड करेगा किस पे, नॉट डिपेंड एरिया या फिर लेंथ हो या फिर साइज हो या फिर वॉल्यूम हो, इस पे इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बस एक चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो द एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस पे तो नहीं डिपेंड करेगा। तो क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, हाँ इस पे करेगा। शेप और साइज ये नहीं हो सकता है, वॉल्यूम पे भी नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ चार्ज Q माइक्रो कूलाम इज प्लेस्ड इन अ सेंटर ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन ऑफ इट्स फेस विल बी। तो थोड़ा सा इसको पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इस क्वेश्चन का क्या है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि कह रहा है कि एक क्यूब है हमारा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक सरफेस, 6 फेसेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं क्यूब में। तो एक फेस से पूछ रहा है कितना फ्लक्स हमारा आएगा, यही पूछ रहा है हमारा शायद, फ्लक्स कमिंग। तो हमको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है एक सरफेस से। तो अगर मैं आप सभी को बताऊं तो अभी थोड़ी देर बताया हूँ, पूरे सरफेस से जो ये जो होता है Q/ε0 टाइम्स होता है, ये क्या होता है, टोटल सरफेस से फ्लक्स होता है, किसी भी मतलब सरफेस के या फिर किसी भी शेप या फिर कोई भी शेप रहे, ठीक है, उसके पूरे सरफेस से कितना होता है, Q/ε0 टाइम्स होता है। तो अगर ये एक फेस की बात करूं तो एक फेस क्या होगा उसका 1/6 ही होगा। एक फेस जो होगा पूरे सरफेस का क्या होगा 1/6 होगा। तो अगर एक फेस से कितना हो जाएगा Q/6ε0 टाइम्स हो जाएगा। अगर ये टोटल है तो ये कितना हो गया Q/6ε0 टाइम्स हो जाएगा। और हमको Q की वैल्यू क्या दी हुई है, माइक्रो में दी हुई है, तो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको, Q × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ε0। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सरफेस से क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। ऑप्शन कहीं दिया हुआ है डी ऑप्शन, थोड़ा इसको सही से लिख लिया जाएगा, इसको ऐसे करके, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा Q/ और ऊपर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो कूलम में दिया हुआ था, ठीक है। ये भी आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है 2 पॉइंट -Q and +Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस A ऑफ लेंथ L, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस ऑफ लेंथ L, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया L एज सो इन फिगर, हाँ सो फिगर। तो अगर आपको याद हो ये -Q और ये +Q और कुछ डिस्टेंस से क्या होता है सेपरेट किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। इक्वल
द अरेंजमेंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, डाइपोल होता है। ठीक है, अगर आप सभी को याद हो इस वाले डाइपोल से क्या कह रहा है, किसी पॉइंट पे, ठीक है, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आर से कुछ मतलब बड़ा पॉइंट ले लिया, इस जो सॉरी एल से कुछ बड़ा पॉइंट मतलब यहाँ से लेके इसके सेंटर से कुछ मतलब इस पॉइंट पे कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको याद हो ये क्या एक्सियल की ही बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितना होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब होता है कि नहीं होता है, कितना होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब। आर क्या होता है, इससे वाले और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये 2, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दिया जाए, क्या होता है 2 kp अपॉन आर क्यूब होता है। तो यहाँ से अगर मैं बाकी चीज़ कांस्टेंट रखूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर क्यूब के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, 1 अपॉन आर क्यूब के, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, द पोलर मॉलिक्यूल्स आर, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, द पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स एक्वायर अ डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट हैविंग द परमानेंट। तो थोड़ा सा अगर मैं पोलर बारे में बात कर लूँ, पोलर का मतलब क्या हुआ, एक तरफ प्लस हो गया एक तरफ पूरा माइनस हो गया। अगर एक तरफ पूरा प्लस या फिर एक तरफ पूरा माइनस हो गया, तो अगर ये पोलराइज्ड हो गया बात, तो अगर ये पोलराइज्ड हो गया बहुत एक तरीके से या तो ये डाइपोल हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो लेकिन हमारा ऑप्शन के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, एक्वायरिंग डाइपोल ऑन व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट। और कह रहा है हैविंग द जीरो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कभी नहीं जीरो होगा, जब प्लस एक तरफ होगा माइनस एक तरफ होगा तो कभी जीरो नहीं होगा। एक्वायरिंग डाइपोल ऑन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, ये भी बात गलत है। ठीक है, तो हमारा जो बच रहा है क्या है, एक ही बात मेरे को सही लग रहा है, हैविंग द परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक परमानेंट क्या हो जाएगा, जब पोलराइज्ड हो जाएगा तो एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा इसमें। तो इस हिसाब से ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा थियोरी के बारे में थोड़ा अच्छे पढ़ा होगा तो वो कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ डाइपोल मूवमेंट डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड सो इन अ फिगर इन विच द डायरेक्शन विल बी इट मूव्स। कह रहा है कि एक डाइपोल रखा गया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो फिगर में आप सभी को दिख पा रहा होगा ये वाला। ठीक है, तो कह रहा है कि किस डायरेक्शन में ये डाइपोल मूवमेंट करेगा। तो आप सभी को इसको करने से पहले एक चीज़ पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ ज़्यादा मोर होता है, मतलब ज़्यादा होता है, वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है, वहाँ इंटेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब मोर होती है। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर होता है वहाँ इंटेंसिटी भी उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ बताइए, प्लस क्यू क्या है, ये देखिए इधर दो, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कौन है, प्लस क्यू है। तो प्लस क्यू के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये माइनस क्यू के पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो ये जो डाइपोल होगा उस किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये हमारा डिसाइड हो गया। मतलब इधर वाली वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा है, और ये माइनस वाली क्या है, कम है। तो जो नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा वो किस डायरेक्शन में निकल के आएगा, राइट साइड में ही निकल के आएगा, क्योंकि हमारा प्लस वाला वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जो डाइपोल मूव करेगा वो किधर मूव करेगा, राइट साइड। तो राइट साइड किसमें किसमें, दो ऑप्शन है, राइट साइड दिया हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज या फिर इंक्रीज। तो एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, जब भी कोई क्या होता है दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल वाले टॉपिक से थोड़ा सा, तो दूर जाने पे क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, हमारी डिक्रीज ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये बाहर साइड जा रहा है ना इसके, तो अगर इधर जा रहा है तो इसके बाहर साइड जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मूव किधर करेगा, राइट में मूव करेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब कोई दूर जाता है तो क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो इस ऑप्शन से क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों,
एक सेकेंड बच्चों। हाँ तो बच्चों आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट 16 इंटू 10⁻⁹ है ये, ठीक है, 10⁻⁹ है। थोड़ा सा इसका पेन का कलर एक बार सेट कर लूँ, थोड़ा चेंज हो गया लग रहा है, ठीक है। टट क्या है, 10⁻⁹ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट, इतना मतलब डिस्टेंस 0.6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन द एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द डाइपोल। पूछ रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द, मतलब कितना पोटेंशियल पूछ रहा है शायद कि इस डाइपोल की वजह से होगा। तो पोटेंशियल पढ़ने से पहले अगर हम डाइपोल के बारे में थोड़ा सा जान लें, तो अगर आप सभी को याद हो तो एक फार्मूला आप लोग पढ़ा होगा कि अगर कोई डाइपोल, मतलब ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, अगर कोई पॉइंट किसी एंगल थीटा पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका फार्मूला क्या होता है, Kp/r³ अंडर रूट में 1 प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और यहीं पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Kp/r³ cos, सॉरी ये r³ नहीं होता, पोटेंशियल में स्क्वायर होता है cos थीटा, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालने के लिए बोला है, पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम जान रहे हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है कितना, 16 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है, और डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब r दिया है जो 0.6 मीटर। तो हमको निकाल, और थीटा भी दिया हुआ है, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल निकाल लेंगे यहाँ पे रख के। के की वैल्यू क्या होती है हमारी, 9 इंटू 10⁹, के की वैल्यू हो गई, पी दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁹, और ये स्क्वायर करना 0.6 इंटू 0.6 दो बार लिख दे रहा हूँ, और इंटू में क्या लिखना है, cos 60, यही करना है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, ये वाला इस वाले से अगर ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, इधर साइड में थोड़ा सा कहीं लिख दे रहा हूँ, ये भी पॉइंट हटा दो तो इधर साइड 2 0 मतलब ऊपर साइड बढ़ गया, ठीक है। तो ये कटेगा इससे 3 बार में, और ये 2 बार में, फिर ये 3 से कट जाएगा यहाँ पे 2 बार में, और ये 2 दूनी 4 हो गया, और 4 चौको ये ऊपर साइड 16 हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा हमारा, 4 बचा, और ये 10⁹ है, और ये -9 है, ये आपस में कट गया, ठीक है। और ये cos कितना होता है, 60 होता है 1/2, और ये कितना होता है 10⁻², ऊपर बचा हुआ है, ये 9 नहीं है, ये 4 है बच्चों, ठीक है, ये 4, तो ये कितना हो गया 400/2 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 200 वोल्ट, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ अ रेडियस इतना सेंटीमीटर एंड चार्ज इज इतना एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इतने सेंटीमीटर सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर। स्पेयर से इतनी दूरी पे पूछ रहा है कि कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आप सभी को अभी याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r², और एक फॉर्मूला ये भी होता है F/Q, लेकिन हमको फोर्स नहीं दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं क्योंकि चार्ज वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेंगे तो 10 इंटू 10⁻², यानी कि क्या हो जाएगा 10⁻² मीटर, ठीक है। अब देखिए R निकल गया, K हमको पता है, Q भी दिया ही हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमसे R यहाँ पे क्या रखेंगे, जितनी दूरी पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 वाला नहीं रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वाला R हम नहीं रखेंगे, जितनी दूरी पे निकालने की कोशिश करेंगे उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है यार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो R है कितना दिया हुआ है, जिस पॉइंट पे निकालना है वो 15 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको चेंज करेंगे तो 15 इंटू 10⁻⁴
-2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी है 10⁻+9 इंटू क्यू कितना दिया था 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और r को 2 बार लिख ले रहा हूँ 15 इंटू 10⁻⁻2 15 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अब इसको काटा जाए थोड़ा सा तो कितने बार में कटेगा ये 3 बार में ये कटा 3 से और ये 5 बार में कट गया। ठीक है, और ये 3 से कटा ये 5 बार में कट गया। तो यहाँ से e कितना निकल के आया 3.2 इंटू ये ऊपर वाला नीचे वाला देखो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। ये ऊपर जाएगा तो इस 7 के साथ क्या हो जाएगा, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो इसके साथ कितना हो जाएगा ये 4 और 11 13 हो जाएगा 10⁻+ का 13 और इंटू 10⁻⁻7 और नीचे कितना बचा 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.2 अपॉन में क्या बच रहा है हमारा 25 इंटू में 10⁻, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻, ये थोड़ा सा बाबू इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा इसको सही कर लेंगे अभी। क्या आ जाएगा हमारा 10⁻, कितना बच रहा है इधर 3 और इधर 3 कितना हो गया 6 बच रहा है। इसका एक जीरो अगर मैं इसके साथ रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 32/25 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 1.28 बार में ये कटेगा इंटू 10⁻5 हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ये। तो इसमें 10⁻, ये सब पावर जो ये साइड वाले हैं आगे साइड में है। ठीक है बच्चों, तो 15 वाले का क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻6 106 नहीं लिखा हुआ है 10⁻6 लिखा हुआ है 10⁻7। ठीक है, चलिए आगे को अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट r p इज गिवन बाई ये बात जो भी कहा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट कहाँ पूछ रहा है। तो हमसे आप सभी को अगर याद हो तो थोड़ा सा एक पहले डाइपोल बना लिया जाए, माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू। तो एक चीज़ बताइए, डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से किधर होता है प्लस के साइड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है ई से इधर के साइड में होती है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर आप सभी को वैल्यू याद हो डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या होती है केपी अपॉन आर क्यूब होता है कि नहीं होता है केपी अपॉन आर क्यूब। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट पे बात होता था तो इस टाइप का ये ऊपर के साइड जाता था और ये इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता था इस साइड निकल के आता, मतलब नेगेटिव साइड। तो डाइपोल अगर इस साइड जा रहा था इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा था, मतलब प्लस से माइनस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का केपी अपॉन आर क्यूब। केपी अपॉन आर क्यूब अगर आ गया हमारा माइनस का, तो माइनस का केपी अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे केपी नहीं लिखा हुआ तो इसको के को लिख लेते हैं। के को क्या लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ये कहाँ पे क्वेश्चन आंसर में दिया माइनस का, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इक्वेटोरियल पे आप सभी को याद होगा। ठीक है, तो लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अगर यही अगर डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करता तो इस साइड अगर रखता तो पॉजिटिव ही रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ हॉलो मेटल ऑफ अ रेडियस कैपिटल आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्पेयर एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर पे पूछ रहा है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर से पूछ रहा है। याद होगा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताया था कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ज़ीरो होता है, फिर कुछ इंक्रीज़ होता है, फिर क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है सरफेस पे सबसे मैक्सिमम क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ से थोड़ा सा बात करूँ तो इसका ग्राफ जो बनता है मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत में क्या होता है बच्चों, ये सरफेस तक क्या होता है, मान लो ये रेडियस इसका है कैपिटल आर, तो ये शुरुआत में यहाँ तक क्या होता है पहले ज़ीरो होता है, फिर यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हो जाता है, फिर क्या होता है इसके बाद डिक्रीज़ करने लगता है।
ठीक है। तो शुरुआत में जब आर क्या होता है, स्मॉल कैपिटल आर से जब बड़ा होता है तो क्या होता है, कम होता है। फिर क्या होता है, आर जब बड़ा हो जाता है किससे, कैपिटल आर से, तो क्या होता है, फिर भी कम होता है। पहले क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक तो ध्यान से देखेंगे तो बढ़ ही रहा है एक तरीके से, 0 से बढ़ा ही है यहाँ तक आने पे, ठीक है। यहाँ से आने में, क्योंकि देखो अगर बीच में क्या था, 0 था, 0 से यहाँ गया तो मैक्सिमम फील्ड बना, फिर बाहर जा रहा है तो कम होने लग रहा है, ठीक है। तो मतलब शुरुआत में जब ये स्मॉल आर रह रहा है, मतलब आर की जो वैल्यू है वो क्या, रेडियस उससे कम रह रही है, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, जब आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी हो जा रही है तो क्या होने लग रहा है, डिक्रीज़ होने लग रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि देखिए पहले शुरुआत में 0 है, वैसे 0 एज आर, जब क्या है, आर क्या है हमारा, छोटा है, ठीक है। तो ये वाला बात से बना, और क्या है, डिक्रीज़ आर क्या हो रहा है, जब आर से बड़ा होने लग रहा है, ठीक है। नीचे वाले में लेकिन यही चीज़ लिखा है इंक्रीज़, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे भी इंक्रीज़ लिखा है, जबकि इंक्रीज़ नहीं होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। जब बाहर की तरफ भी जाता है तो क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। शुरुआत में 0 था, 0 से उठ के पहले मैक्सिमम पहुँचा, फिर मैक्सिमम होने के बाद फिर घटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज्ड विथ ए चार्ज डेंसिटी ये प्लस लेमडा और माइनस का लेमडा, इसको ये माइनस का लेमडा होगा बच्चों थोड़ा, ठीक है, ये माइनस का लेमडा होना चाहिए, ठीक है, माइनस का लेमडा, ठीक है। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बिटवीन द 2 लाइन चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, एक क्या है, प्लस का है, एक माइनस का है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन ऐसा कराया, कहा था कि प्लस से बाहर की तरफ होता है और माइनस से अंदर की तरफ होता है, ठीक है। हमेशा माइनस से अंदर की तरफ होता है और प्लस से बाहर की तरफ होता है। तो बीच में ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ए कह रहा हूँ, इसको बी कह रहा हूँ, तो ए से इस साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी से भी क्या होगा, इसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो जो हमारा ई नेट आएगा वो क्या आएगा, ई ए प्लस का ई वी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लैम्डा की बात कर रहा था, लैम्डा के टर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको भी कोई याद भी होना चाहिए, डायरेक्ट 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, आर के बराबर होता है। आर के बराबर मतलब कि ये जहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना दिया था, दोनों बीच में कितना दिया था, 2r डिस्टेंस दिया है। तो इस बीच में बीचों बीच अगर पूछ रहा है तो ये वाला भी डिस्टेंस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, ठीक है। और इधर से भी क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, तो मतलब 2r है तो आर आर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है क्वेश्चन में, पढ़िए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों साइड से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, एक तरफ से अगर इतना डिस्टेंस, अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो अगर दोनों साइड से अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस का सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दोनों को जोड़ेंगे तो आधा है एक तरीके से, तो आधा प्लस आधा करेंगे तो पूरा हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये कहीं ऑप्शन में दिया हो तो कहाँ, ये वो बच्चों 0 नहीं है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो देखिए, तो ये वाले में हाँ, तो मतलब सी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिएगा, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखवाया था, सिग्मा अपॉन क्या लिखवाया था, 2 एप्सिलॉन नॉट लिखवाया था, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट द सर्टेन डिस्टेंस एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, सॉरी माइनस क्यू, दोनों कुछ डिस्टेंस मान ले रहा हूँ मैं, कैपिटल मतलब स्मॉल आर से सेपरेटेड है। तो इस टाइम फोर्स कितना लग रहा है, इन पे एफ लग रहा है, और वो फोर्स कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब आगे कह रहा है इफ़ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज बिकम्स। कह रहा है जब ये अपना 25% क्या करेगा, इसको दे देगा, किसको, 25%, इसको अगर ए कह रहा हूँ, ये बी है, तो ए वाला बी को 25% दे देगा। तो अगर ए का 25% कितना हो जाएगा,
कितना होगा 1/4, सॉरी 1/4 भाई Q/4 होगा। अब ये Q/4 चार्ज किसको देगा, -Q को, ठीक है। तो इसका कितना कम हो जाएगा, Q/4 इसका कम हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 3Q/4 बचेगा। और ये Q इसको दे दिया, तो यहाँ पे -Q है, तो ये प्लस का Q/4 लिया, प्लस का चार्ज लिया है ना, तो Q/4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3Q/4 चार्ज आ जाएगा। अब दोनों पे चार्ज कितना हो गया, प्लस का 3/Q और माइनस का 3/Q। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डैश, यही फोर्स पूछ रहा है, K 3Q/4 इंटू 3Q/4/R²। तो यहाँ से F डैश जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा अपॉन 4, और KQ²/4 हो जाएगा। तो यही चीज़ तो अगर ध्यान से देखें आप लोग, तो ये क्या था हमारा F के बराबर था। तो यहाँ से F डैश जो निकल के आया वो क्या आया, 9/4 टाइम्स ऑफ F। तो हमारा जो 4 से 16 हो जाएगा ना बच्चों, 4 सॉरी मल्टीप्लाई करने में ये मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ये R² है, ठीक है, ये 16 हो जाएगा, 4 जा 16 होता है, तो ये 16 हो गया, ठीक है। तो 9/16 F के क्या आ जाएगा हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड अपवर्ड डायरेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ठीक है। तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ रिवर्स, कह रहा है अब डायरेक्शन को क्या कर दिया जा रहा है, रिवर्स कर दिया रहा है। रेस्ट से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या कह रहा है, रेस्ट से गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक सेकंड बच्चों कलर चेंज कर लिया जाए थोड़ा, ठीक। हाँ तो रेस्ट से गिर रहा है, अब देखो तो ये कितना डिस्टेंस गिर रहा है, एच मतलब हाइट से गिर रहा है नीचे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है जो भी है, ठीक है। एक्सेलरेशन कुछ होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है, ठीक है। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये एच है हमारा डिस्टेंस, और ये कहाँ से गिर रहा है, ये ऊपर से कहीं यहाँ से गिर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना, रेस्ट से गिर रहा है, u इक्वल टू, एक सेकेंड, u इक्वल टू कितना है 0 से। ये हमारा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। कह रहा है जब इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाएगा तो क्या करा, द डायरेक्शन रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड्स द सेम, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट। अब क्या किया जा रहा है, प्रोटॉन को गिराया जा रहा है सेम। तो कह रहा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम फॉल ऑफ द प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया जा रहा है, इसको प्लस कर दिया जा रहा है, इसको माइनस कर दिया जा रहा है, तब इसको गिराया जा रहा है, जिसको जो भी है प्रोटॉन को, ठीक है। वही तो कह रहा है कि किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम ज़्यादा लगेगा कि इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ठीक है। तो पहले तो हमको ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमको टाइम कितना लगेगा। तो हम जान रहे हैं इसमें लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइट दिया हुआ है हमको, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। तो हम जान रहे हैं s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस का हाफ at² होता है। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन पे या फिर इस चार्ज पे। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम जान रहे हैं f इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E अपॉन m, क्योंकि फोर्स को क्या लिख सकते हैं, m में लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये होगा। तो यहाँ से देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो ये तो 0 हो जाएगी, अपॉन 1 इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, QE अपॉन m, और क्या हो जाएगा t²। तो यहाँ से हम s की जो वैल्यू दी हुई थी, कितना दिया हुआ था, h दिया हुआ था, इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा, कवर करना है इसको। तो यहाँ से जो हम t² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये m उस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, mh नहीं हाँ mh2 क्या हो जाएगा, 2mh अपॉन QE डिवाइड हो जाएगा, और ये t निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारा, 2mh अपॉन QE के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए t इक्वल टू क्या अगर लिख सकते हैं, बाकी चीज़ को कांस्टेंट रखने की बात कहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m।
तो एक चीज़ बताइए, मास किसका ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, जिसका मास ज़्यादा होगा उसको क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा, और जिसका मास कम होगा उसका क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो टाइम मास के डायरेक्टली मतलब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो मास किसका कम है? तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है? प्रोटॉन के मास से क्या है? कम है। तो जो टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा? सॉरी, उल्टा से, प्रोटॉन के मास से कम है, तो जो टाइम लगेगा वो क्या क्या लगेगा? प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम लगेगा। तो यहाँ पूछा था टाइम ऑफ फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का टाइम क्या लगेगा? स्मॉलर देन प्रोटॉन लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ टॉय विथ का चार्ज क्यू ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन ओवर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E due to force QE, the velocity 0 to इंक्रीज कर रहा है 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, अगर इसको थोड़ा सा ग्राफ से इसको किया जाए, ठीक है, ये V है, ये T है, ये हमारा 6 है, ये माइनस का 6। कह रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, कह रहा है 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कितना हो जा रही है? 6 हो जा रही है। ठीक है, कह रहा है एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर दी गई? रिवर्स कर दी गई। ठीक है, द कार कंटिन्यूस टू मूव फॉर 2 सेकेंड। अब मूव करेगा तो जैसे कि मतलब इधर साइड गई होगी, तब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगी तब क्या हो जाएगा? अब वेलोसिटी सीधे पहले घटेगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। निगेटिव साइड क्या होगा? बढ़ेगा अगले 2 सेकंड। तो पहला सेकंड ये आया और ये अगला 2 सेकंड ये हो गया। मतलब ये बना हमारा क्या? हमारा इसका डायग्राम बना, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है हमारा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेट हो रहा है? 6 मीटर ही, तो 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तो अचीव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है इसका? 6 मीटर। तो पहले अगर बढ़ा है तो फिर वो 6 मीटर क्या होगा? अगले सेकंड में घटेगा, क्योंकि रिवर्स हो गई है। रिवर्स हो गई है तो पहले सेकंड में क्या होगा? दूसरे सेकंड में घटेगा, फिर वो क्या होगा? बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये नीचे साइड में आ गया। तो पूछ क्या रहा है हमसे? द कंटिन्यूअस ऑफ द मूविंग टू मोर सेकेंड इन्फ्लुएंस वो भी। तो पूछ रहा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए कॉर 0 से लेकर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर आपको याद हो तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। और हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है? इस साइड लिख रहा हूँ, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। आप सभी को ये बात याद होना चाहिए, टाइम टेकन होता है। तो पहले हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें वेलोसिटी के लिए, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है हमको? डिस्प्लेसमेंट देता है। ये जो एरिया होता है क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो मैं पहले अगर इस वाले ट्रायंगल्स का, ये देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो इस वाले अगर मैं लगाऊँ तो ये लेंथ 1 है और ये कितना है? 6 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अगर एरिया में निकालना चाहूँ पहले वाले का, इसको मैं अगर पहला कह रहा हूँ ट्रायंगल और इसको दूसरा कह दूँ, इस वाले को तीसरा, तो एरिया क्या निकल के आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना आ गया? 3। मतलब पहले सेकंड में कितना चला है वो? 3 मीटर चला है। फिर दूसरे वाले एरिया भी वही चीज़ है, तो दूसरे वाले में भी 3 मीटर चला होगा और इसमें भी 3 मीटर चला होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम जो नीचे वाला जो एरिया होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो टोटल एरिया चला होगा डिस्प्लेसमेंट की, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? 3 + 3 हो जाएगा, और माइनस का जो नेगेटिव वाला उसका, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 3 हो गया। ठीक है, तो हमको एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? एवरेज वेलोसिटी का हो जाए, टोटल डिस्टेंस भी 3 चला, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 आ गया, और 3 सेकंड में निकालना था तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? 1 मीटर आ गया। और यहीं पे अगर टोटल डिस्टेंस इसके लिए निकालना है, कोशिश करो, टोटल डिस्टेंस में नेगेटिव में कुछ नहीं देखते हैं, सब जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारी? एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस 9 चला और 3 सेकंड की ही बात कर रहा था, तो 3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमारा वेलोसिटी आया 1
और ये आया स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी पहले दिखा था, तो वेलोसिटी पहले 3 और ये 1, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझा पाया होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा सपोज दैट द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज डिफर स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा अंतर है। वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अनदर इज, कह रहा एक माइनस ई है और एक क्या है, ई प्लस का डेल्टा ई है। तो कह रहा इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम डी। अब एक चीज़ बताइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो एक चीज़ बताइए, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो दोनों होंगे। तो अगर मैं नेट मतलब चार्ज निकालूं हाइड्रोजन एटम पे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का ई दिया हुआ था और इसमें ई प्लस का डेल्टा ई। तो जो नेट हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आया, ये प्लस माइनस कट गया, डेल्टा ई निकल के आया। हाइड्रोजन एटम पे चार्ज कितना आया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होंगे, तो दोनों का सम। और क्या पूछ रहा है हमसे, अब पूछ रहा है क्या कि द इफ नेट इलेक्ट्रो फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इज डिस्टेंस अपार्ट इज जीरो। मतलब कह रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स है, उन दोनों का क्या दिया है, नेट दिया हुआ है कितना, 0 दिया है। ठीक है, तो बताइए क्या डेल्टा ई किस ऑर्डर का होगा, यही तो पूछ रहा है। देन द डेल्टा ई इज ऑर्डर, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ई आर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए क्या लिखते हैं हम, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर लिख लीजिएगा, और क्यू की वैल्यू क्या डाल दीजिएगा, डेल्टा ई लिख दीजिएगा। फिर ई जी के लिए क्या लिख दीजिएगा, क्या होता है, जी एम स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, वही चीज़ हो जाएगा जो, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस डी दिया तो अब डी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस का जी एम अपॉन यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या रखनी है हमको, चार्ज कितना निकाले थे, ये प्लस ई के बराबर आया था, तो इसको लिख देंगे डेल्टा ई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। दोनों साइड अगर इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए। देखिए, तो यहाँ से हमको डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सब ओके उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एम स्क्वायर अपॉन के हो जाएगा। और यहाँ से ये डेल्टा ई की जो वैल्यू निकल के आएगी, अंडर रूट में जी एम स्क्वायर अपॉन के, इसकी वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करिएगा, तो लगभग ये निकल के कितना आएगा, 1 जी की वैल्यू रख लीजिएगा, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आप सभी को बता देता हूँ कितना आएगा, सी का ऑप्शन इसका आता है, आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली इतना इतना जो भी है, रिपल्सन जो भी लग रहा है। ठीक है, कह रहा द चार्ज बिटवीन द लीक इन स्फीयर इज अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, कांस्टेंट रेट एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेस रीच ईच अदर, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, इसका थोड़ा फिगर बनाया जाए, तो इसको थोड़ा सा क्या कर रहा है, 2 चार्जेस को क्या किया गया, स्ट्रिंग से लटकाया गया, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा वो, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया, एक्स दिया गया है। दोनों चार्जेस क्यू क्यू हैं, तो अगर इस पर टेंशन कितना रहेगा, टी रहेगा, रस्सी है तो टेंशन लगेगा। ठीक है, और टेंशन लगेगा, और नीचे की तरफ इसका क्या लगेगा, मास होगा, और इन दोनों के बीच चार्जेस के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जो किसके बराबर होगा, के क्यू अपॉन एक्स के बराबर होगा। और अगर ये वाला एंगल मैं थीटा कहूँ तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ से थीटा, ये कॉस थीटा कंपोनेंट अगर कर दूँ इस टेंशन का, तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा और ये टी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख पाऊँगा क्या, कि टी साइन थीटा जो है किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि 2 चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि दोनों क्यू क्यू चार्जेस थे। तो यहाँ से मैं और कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ,
टी कॉस थीटा को mg के बराबर लिख सकता हूँ। इसको पहला कहूँ, इसको दूसरा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ से निकल के आएगा tan थीटा इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये t अगर मैं इस साइड ले आकर डिवाइड कर दूँ, इस साइड ये वाला जो t है इस साइड ले आकर डिवाइड कर दूँ तो ये सिमिलर एकदम जो tan थीटा की वैल्यू आई है वही सिमिलर वे में आ जाएगी, क्योंकि t की भी वैल्यू लगभग बस सिमिलर क्या होगी, ये वाली वैल्यू ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बराबर करने का मतलब क्या होगा, tan थीटा अगर हमारा साइन थीटा के बराबर हो गया तो tan थीटा की वैल्यू हमने निकाला KQ स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर निकाला। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है क्या होती है, अगर इस ट्रायंगल में आप लग देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर ये पूरा लेंथ रस्सी का x था तो ये वाला इतना पार्ट क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो x/2 और हाइपोटेनस क्या था, रस्सी का लेंथ, इधर से भी l है तो इधर से भी क्या हो जाएगा, l ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाई l हो जाएगा, हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि क्यू स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, और ये x को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो x क्यूब के। ठीक है, और यहाँ से मैं q लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इस स्क्वायर को उधर जाकर लिख सकते हैं क्या, x के पावर 3/2, क्योंकि हमको वेलोसिटी किसी तरह से फॉर्मूले में लाने हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या हमारे वेलोसिटी के फॉर्म में दिए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट का 2016 का। ठीक है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो dq/dt हो जाएगा, क्योंकि मुझे वेलोसिटी बनाना है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 3/2 आ जाएगा और x के पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आप सभी को थोड़ा बहुत याद हो, x⁴n लिखा है तो लिख सकते हैं nx⁴n-1, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक और चीज़ लिखना पड़ेगा, dx/dt लिखना पड़ेगा। और dx/dt को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अगर मैं इसको इधर इस साइड रखूं और इस x को ले जाकर उस साइड डिवाइड कर दूं तो यहाँ से dx/dt जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 x के पावर, सॉरी नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dq/dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं v लिख सकता हूँ, और v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो x है, इसको अगर मैं ऊपर करके लिखूँ तो x⁻⁻1, यानी कि जो हमारा ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ये इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थीटा दिया हुआ आपको 30 डिग्री, ई दिया हुआ है आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और कह रहा है कि टॉर्क इस पे दिया हुआ है, टॉर्क की वैल्यू दी हुई है कितना, 4 Nm दिया हुआ है। तब कैलकुलेट द मैग्नेट, ऐसा एक सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था। ठीक है, ये 2016 में भी पूछा गया है, इसको भी आप इससे कैलकुलेट कर लीजिएगा, p sin थीटा लगा के कैलकुलेट करिएगा, और p को बस क्या करिएगा, QL लिख दीजिएगा और L की वैल्यू रख दीजिएगा और चार्ज निकाल लीजिएगा, बाकी सब चीज़ें आपको गिवन है। तो जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आता है, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये वाला निकल के आएगा। इसको आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों जो अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा करने को हम ट्राई करते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ सर्टेन रीजन रेडियली आउटवर्ड एंड इट्स गिवन बाय AR, ये थोड़ा सा मिस्टेक दिया हो, A और स्मॉल a होगा। ठीक है, क्योंकि मैं देखा था पेपर उसमें शायद A था, स्मॉल a। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है द चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी, क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ द ओरिजिन विल बी कितना हो जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। अगर आप सभी को याद हो एक फॉर्मूला या कि फ्लक्स जो होता है E.ds जो होता है वो क्या होता है, φ/ε, किसके बराबर होता है, E/ε0 के बराबर होता है। फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। ये ε0 है बच्चों, क्या होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। अब यहाँ से क्या रहा, E की वैल्यू क्या दी हुई है, EDS, और क्या है यहाँ पे
सर्टेन रीजन और एक स्पेयर है, तो स्पेयर का एरिया है, ये क्या होता है, ds क्या होता है, एरिया होता है। सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उनको कितना दिया, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और एरिया कितना दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, अच्छा रेडियस, उसका रेडियस ए दिया हुआ, सॉरी, तो मैं यहाँ पे रेडियस आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे रेडियस क्या दिया है, ए दिया है ना, तो ये वाला क्या रखना पड़ेगा हमको, ए स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्यू निकालूंगा तो ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई होगा तो कहीं पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 पाई ए स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्यूब हो जाएगा ना, ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। तो हमारा ये बी ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए क्यूब वाला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब अभी जाइएगा नहीं, अभी मैंने एक क्वेश्चन आप सभी को 2025 का क्या किया था, छुड़वाया हुआ था। ठीक है, उस क्वेश्चन पे आते हैं अगर हम, तो जो 25 नंबर क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, पहला क्वेश्चन 2025 में जो पूछा गया था 2025 में, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब टफ पेपर था, लेकिन ये पेपर में सबसे मेरे को लग रहा है आसानी क्वेश्चन था। बहुत हार्ड क्वेश्चन ये नहीं कहूँगा मैं, 2025 के नीट में आया हुआ था। ठीक है, बहुत आराम से ये क्वेश्चन आप 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर A and B are separated by a certain distance to each other is q, each sphere is q and force on repulsion between them is F। कह रहा है कि a third uncharged conducting sphere brought near sphere A with B finally remove। कह रहा है कि एक चार्ज स्पेयर है, क्यू चार्ज स्पेयर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आर है, तो इस टाइम इस पर फोर्स लग रहा है एफ, और ये फोर्स कितना होगा आप सभी जान रहे हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो रहा है। तो ये वाला अगर ए है, अगर ये बी है, तो जब ए के पास, अगर इसके पास क्यू चार्ज था, इसके पास जब सी बॉडी लेके आया जाएगा सी, तो जो ये क्यू चार्ज है ना, ये दोनों चार्ज डिवाइड हो जाएगा, इसके पास q/2 चला जाएगा और q/2 इसके पास चला जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि ए के पास से फिर सी को क्या किया गया, सी को बी से टच कराया गया, तो स्पेयर सी को टच कराया गया किससे, स्पेयर बी से। तो स्पेयर बी पे चार्ज कितना था, क्यू था, ठीक है, और इस पे कितना था, इस पे कितना था, q/2 था, और इस पे क्या था, q था। तो दोनों में चार्ज कितना कितना डिवाइड हो जाएगा, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो चार्ज डिवाइड होगा दोनों के बीच में, वो क्या हो जाएगा हमारा, सी और बी के बीच में, वो डिवाइड हो जाएगा हमारा 3/q/4, और क्या हो जाएगा 3q/4 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पहले क्यू वाले चार्ज को क्या किया गया, ए से सी वाले को लेकर न्यूट्रल था, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं था, तो क्यू ये ले लेगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। फिर सी वाले को ले जाकर बी वाले से टच कराया गया, तो फिर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, दोनों चार्ज का सम जोड़ के। ठीक है, तो इन दोनों का ये हो गया। तो पूछ रहा है कि अब बताइए, क्या बताइए, अब बताइए ए और बी के बीच में कितना चार्ज रह गया। तो अब बी पे कितना आ गया, 3q/4, और इस पे कितना आ गया, q/2। तो फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, q/2 k इंटू q/2 और 3q/4 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो नया फोर्स एफ डैश निकल के आएगा, इसको एफ डैश अगर मैं कहूँ तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो क्या इसको एफ नहीं लिख सकते हैं, सॉरी एक सेकंड बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा नया एफ डैश निकल के आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 3/8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, नीट 2024 से पूछा गया था, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरे सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी को समझा पाया हूँ। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में मुझे कहिएगा, तो मैं और भी आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अगर आप सभी को अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।